क्या आपको भी इतिहास पढ़ने में मज़ा नहीं आता है? क्या आपको भी इतिहास समझ में नहीं आता है? तो आज के इस वीडियो में आपको इतिहास पढ़ना और समझना दोनों सिखा दूंगा और आपको इस मॉडल पेपर के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज के इतिहास के इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप पेपर पैटर्न देख लीजिए और हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न से जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के कौन से शहर को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर जो है ये आपका इंग्लैंड में पड़ता है और यहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंधु घाटी का सभ्यता जो है इसमें मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ये यहाँ पे पूछा गया है। यानी सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ पे होता था, तो यहाँ पे आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे जवाब मोहनजोदड़ो होगा या फिर हड़प्पा होगा या फिर चानुहोदड़ो होगा या फिर लोथल होगा। सही जवाब क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके जो है थोड़ा सा ट्रिक लिए यहाँ पे एक हिंट दिया है। यहाँ पे देखिए उत्तर में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा शब्द और इसी शब्द से मिलता जुलता आप शब्द खोज लीजिए तो आपको आंसर पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1901 में, 1921 में, 1935 में या फिर 1947 में? तो जो हिंट दिया गया है यहाँ पे वो ये कह रहा है कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अब किसने किया था तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने किया था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो जो हड़प्पा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी या धौलावीरा। तो जवाब होगा इसमें, हिंट देख लीजिए, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पर और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की बैल की गाड़ी का मॉडल मिला है? तो तांबे की जो बैल है उसकी गाड़ी का मॉडल मिला है लोथल, चानुहोदड़ो, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो में। तो इसका जवाब हो जाएगा चानुहोदड़ो में। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर बोधगया में? तो सही जवाब होगा इसमें लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके जो है इस प्रश्न में कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। 4 स्थान हैं गौतम बुद्ध से संबंधित, उसको ध्यान रखेंगे। पहला जो स्थान है उनका जन्म, ठीक है, पहला स्थान जो है उनका जन्म, और जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा जो उनका स्थान है, दूसरा स्थान, उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो ज्ञान प्राप्त किया था बोधगया में। और बोधगया कहाँ पड़ता है? तो जवाब होगा ये पड़ता है बिहार में, इसको ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद तीसरा जो स्थान है वो सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे पहले उपदेश दिए थे या सर्वप्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ, और सारनाथ पड़ता है आपका वाराणसी में और वाराणसी पड़ता है यूपी में, क्योंकि मानचित्र भी भरने का आ सकता है तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और जो चौथा क्वेश्चन है वो इनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो जवाब होगा कुशीनगर में, और कुशीनगर पड़ता है आपका यूपी में। दोनों ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है? डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो है डॉक यार्ड का मतलब समझते हैं, जहाँ से पार्सल वगैरह भेजे जाते हैं, जो इस तरह से सामान वस्तुओं का आयात निर्यात टाइप का होता है, लेकर जाते हैं लेकर आते हैं, वो डॉक यार्ड हो गया। तो ये जो है आपका लोथल जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे बदल दे और पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन है तो जवाब होगा लोथल। ठीक है, लोथल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ यानी जो है विशाल स्नानागार, इसको बोलते हैं विशाल स्नानागार। ठीक है, ग्रेट बाथ का मतलब भैया विशाल स्नानागार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, स्नानागार हो जाएगा। ये किस स्थल से संबंधित है? ठीक है, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ जो है वो स्थित है, यानी विशाल स्नानागार, ठीक है, और विशाल अन्नागार भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल में मुख्य फसल कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य फसल जौ थी, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में मुख्य फसल जौ थी। आगे बात करते हैं, सांची का स्तूप किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो जो सांची का स्तूप है ये पड़ता है आपका एमपी में, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पड़ता है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और ये जो है किसके शासनकाल में? बिंदुसार, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। यहाँ राइट आंसर आपका अशोक हो जाएगा, ठीक है, हिंट देख लीजिए, अशोक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो जो महाजनपद है, 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध, कौशल, वत्स या फिर अवंती। इसमें राइट आंसर हो जाएगा मगध, ठीक है। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फटाफट अति लघुत्तरीय प्रश्न की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। इतिहास में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाइए कि आखिर क्या है सिंधु घाटी सभ्यता और कैसे लोग रहते होंगे उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में। हम लोग जैसे रहते हैं क्या उन लोग का भी जीवन वैसा ही रहा होगा? हम लोग जो खाते पीते हैं क्या वो लोग भी वैसे ही खाते पीते रहे होंगे? क्या उस टाइम पे बफर सिस्टम चलता होगा? क्या उस टाइम पे भी डीजे चलता होगा? तो आप सोचिए, समझिए और उस काल को, उस समय को, उस जो है सिंधु घाटी सभ्यता को ऐसे समझने का प्रयास करिए। अपने दिमाग में एक माइंड में जो है एक इमेज क्रिएट करिए कि कैसे रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और कैसे बर्बाद हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग जानेंगे कि उसके प्रमुख शहर कौन कौन से थे। अगर यहाँ पे दे दे कि प्रमुख स्थल कौन कौन से थे तब भी राइट आंसर यही होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता है, इसीलिए इस यहाँ पे शहर का नाम पूछा है। शहरी सभ्यता ना होता तो यहाँ पे ये स्थल केवल पूछा होता। फिर भी यहाँ पे शहरी सभ्यता ना पूछकर स्थल भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चानुहोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। ये कुछ स्थल हैं। अब आपसे जो अगर पूछा जाएगा वही आप आंसर देना है आपको। जैसे 2 पूछेगा तो आप 2 लिख दीजिए, 3 पूछेगा तो 3 लिखिए, 4 पूछेगा तो 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखेंगे, आपके पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सभ्यता है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। फिर इसे कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। कांस्य युग सभ्यता का मतलब होता है यहाँ पे कांस्य सबसे पहले प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे कांस्य युग सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तांबे का इस्तेमाल भी किया था इन लोगों ने, इसलिए ताम्र युग सभ्यता कहते हैं। और इसे शहरी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शहर जो है बसाए गए थे, तो इसे शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो यहीं पे देखिए लिखा गया है किस धातु से परिचित थे, यानी कौन कौन से धातु इस्तेमाल करते थे। तो तांबा इस्तेमाल करते थे, कांसा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसे कांस्य युग ताम्र युग कहा जाता है, तो ये तो दोनों अनिवार्य हो गया। दूसरा, सोना चांदी का भी इस्तेमाल किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, इन धातुओं से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं और 14 क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी, यानी कौन कौन सी फसलें जो है वो उगाते थे। तो सबसे पहले गेहूं, जौ और कपास, ये 3 मुख्य जो है उनकी फसलें थी जो वो लोग खेती करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 15 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिपि का नाम बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हड़प्पाई लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। एक ऐसी लिपि है जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसे हड़प्पाई लिपि के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन लघु उत्तरीय से संबंधित है और क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछे जाएंगे और आपको कैसे आंसर लिखना है आइए कहानी की तरह समझते हैं। मोहनजोदड़ो की ग्रेट बाथ का मतलब विशाल स्नानागार, बाथ मतलब नहाना होता है भैया, तो यहाँ पे ग्रेट इन विशाल हो जाएगा। क्या महत्व था ये बताना है, यानी बड़े बड़े जो स्नानागार हुआ करते थे उसका कुछ महत्व होता था या नहीं, आइए जानते हैं। बहुत महत्व होता है भैया। एक तालाब हो, ये कोई बड़ा सा स्विमिंग
स्विमिंग हो जो हो उसमें लोग जाके नहाते हैं, तो कहीं न कहीं उसका फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है। अब इसमें लिखेंगे आप लोग, ग्रेट बाथ जो है इसमें, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में स्थित एक विशाल स्नानागार था। यह ईंटों से बना था। इसमें पानी के निकास की बेहतर व्यवस्था थी। अब यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस मैंने लिखा है, बस कहानी आपको समझना है। कहानी अगर समझ जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। सिर्फ बस इतना समझ लीजिए कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था वो ईंटों को बना था और उसमें पानी के निकास की बेहतर व्यवस्था बनी थी। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रेट बाथ ऐसे बना था तो उसमें बढ़िया से ईंटों से बनाया गया था और ईंटों की अच्छी खासी उसमें नक्काशी वगैरह की गई थी। जैसे इस प्रकार से उसमें ईंटों का नक्काशी वगैरह किया गया था और यहाँ पे जो है इस प्रकार से ईंटों के बनाए गए थे और जो है उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो है अच्छी सुविधा मिले और पानी की बढ़िया निकासी की जाती थी ताकि पानी जो है आराम से निकल जाए और फिर नया पानी उसमें भरा जा सके। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्था अच्छे से की गई थी। तो ये तो बात हो गई इसकी निकासी व्यवस्था की, यानी पानी किस प्रकार से आता था, किस प्रकार से पानी जाता था। ये धार्मिक और सामूहिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाते थे। धार्मिक और सामूहिक अनुष्ठान का मतलब ये है कि जब लोग बड़े जो है बड़े क्षेत्रों में लोग जाके अपना उसमें नहाते थे समूह के लोग, तो इस प्रकार से उसका विशाल स्नानागार उसका प्रयोग किया जाता था। जैसे एक तालाब होता है, तालाब में मान लो कई लोग नहा रहे, जैसे नदी है, नदी में कई लोग साथ नहाते हैं, तो उस टाइम पे लोग स्नानागार बनाए थे कि हम जाके उसमें नहा सकें। ठीक है, इस प्रकार से आगे है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण और अद्भुत निर्माण है। इसका महत्व निम्नलिखित है। आइए जानते हैं कौन कौन से महत्व हैं। पहला महत्व है धार्मिक और सामाजिक केंद्र। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों या सामाजिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। यह शुद्धिकरण और सामुदायिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। शुद्धिकरण का मतलब यह है कि इसको पानी को शुद्ध किया जाता था, यानी पानी को जो एक बार भर दिया जाता था टैंक में तो दोबारा उसका फिर जो है दोबारा इस्तेमाल किया जाता था, फिर पानी को निकाल दिया जाता था। इस प्रकार से चलती थी प्रथा। आगे यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, उन्नत इंजीनियरिंग पद्धति के तरह से जो है बनाया गया था। इसमें जल निकासी, जल प्रबंधन और उन्नत प्रणाली का जो है यूज किया गया था। उस समय तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। इसका मतलब ये है कि जो लोग उस टाइम पे ग्रेट बाथ बनाए थे उस टाइम पे दर्शाते हैं कि तकनीकी का इस्तेमाल जबरदस्त उन लोगों ने किया था। आगे सांस्कृतिक महत्व के बारे में ले सकते हैं। यह दिखाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वच्छता, सामूहिक गतिविधियों को कितना महत्व दिया जाता था, यानी साफ सुथरा रहते थे, अच्छा खासा खाते पीते थे। तो इस प्रकार से दर्शाती है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कि वो लोग अच्छा खासा साफ सफाई रखते थे। आगे है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है संगठन और प्रशासन। संगठन और प्रशासन का मतलब ये है इतने बड़े निर्माण से यह पता चलता है कि समाज में संगठित व्यवस्था और प्रशासन था। संक्षेप में कह सकते हैं कि विशाल स्नानागार प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति और तकनीकी उन्नत का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहानी बस समझना है, कहानी की तरह इसको लिखना है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नगर नियोजन का मतलब यह है कि वहां पे नगर बसाए गए थे, तो नगर बसाने का पीछे उद्देश्य क्या था और क्या क्या उनकी मुख्य विशेष बातें थी, आइए उस जानते हैं उसमें क्या क्या विशेष बातें थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता नगर की प्रमुख विशेषताएं और इसके बारे में एक एक करके लिखेंगे। जैसे शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित का मतलब होता है कि जो शहर बसाए गए थे वो, जैसे मान लीजिए ये सड़कें हैं, ठीक है, सड़कें जो हैं समकोण पर काटती थी, ऐसे चौराहा टाइप का जो होता है, ऐसे टाइप का चौराहा टाइप का, ठीक है। अब इधर से गाड़ी आएगी, इधर से गाड़ी आएगी, अपना निकल जाएगी, इधर से अपना गाड़ी आ जाएगी, इधर से गाड़ी निकल जाएगी और बीच में यहाँ पे चौराहा हुआ करता था, ठीक है। जब सड़कें समकोण पर काटती हैं, ठीक है, सड़कें समकोण पर काटती हैं तो उसे ग्रिड पद्धति या ग्रिड प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब ये इस प्रकार से चौराहा हुआ करता था और यहाँ पे लोग अपने अपने घर बसाए थे, ठीक है। यहाँ पे लोग अपने अपने चौराहा जो था उसको सड़क किनारे अपने अपने यहाँ पे घर बसाए थे। तो जो घर बने हुए थे इसी सड़क के किनारे बसे हुए थे, अच्छे तरीके से बसाया गया था उन्हें। तो इस प्रकार से जो प्रणाली कहलाई वो ग्रिड प्रणाली कहलाई या फिर ग्रिड पद्धति के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। आगे है पक्के ईंटों के बने घर थे। एक जो मकान हुआ करते थे वो ईंटों के बने होते थे और ईंट
पक्के होते थे, यानी भट्ठे में बनाया जाता था। इसका मतलब ये है, संकेत यही मिलता है कि अगर पक्की ईंट है तो उसे पकाया जाता था। अब कैसे पकाते थे वो तो भाई एक इतिहास है ही है, ठीक है, अपने आप में। नेक्स्ट है बेहतर जल निकासी व्यवस्था। बेहतर जल निकासी व्यवस्था का मतलब यही है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विशाल स्नानागार था। इस विशाल स्नानागार में पानी को निकासी के लिए व्यवस्था भी बनाई गई थी। और जो घर होते थे, जैसे सड़कें हैं, सड़क किनारे घर बने होते थे, और सड़क के किनारे जो घर बने होते थे उसमें अच्छी खासी जल निकासी की व्यवस्था थी, यानी पक्की नालियां भी बनी थी ताकि पानी वगैरह आराम से निकल जाए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद मुख्य सड़कें सीधी और चौड़ी होती थी। जो सड़कें होती थी सीधी होती थी और चौड़ी होती थी, और गाड़ी आराम से अपना जाती थी, ठीक है। आगे है विशाल स्नानागार और अन्नागार थे, यानी विशाल स्नानागार था, नहाने के लिए एक अच्छी खासी व्यवस्था थी, बड़ी सी सुविधा दी गई थी। और विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार ये दर्शाता है कि वहाँ पे अन्न, यानी जो है और कृषि में, खेती में बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन होता था। ये दर्शाता है कि लोग खेती करते थे, किसानी करते थे, और उनका घर अन्न से भरा होता था, और इसीलिए नाम दिया गया विशाल अन्नागार, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लोथल व्यापारिक केंद्र क्यों कहा जाता है। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, और एक ऐसा केंद्र माना जाता है जो व्यापार के रूप में इसको एक संकेत दिया गया है। तो आइए जानते हैं लोथल को आखिर क्यों व्यापारिक केंद्र कहा गया। तो आइए समझते हैं। लोथल को व्यापारिक केंद्र इसलिए कहा गया क्योंकि यह एक गोदी बंदर है। गोदी बंदर का मतलब डॉक यार्ड के नाम से जाना है। सिंपल भाषा में कहें तो जो है ये एक तरह से देखा जाए कि ये बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, जहां से समुद्री जहाज या फिर समुद्री व्यापार हुआ करता था। यहाँ मन को मतलब मटका, जैसे कुल्हड़ होता है उसी टाइप का, गहनों, अन्य वस्तुओं का निर्माण होता था। तो एक ऐसा स्थान था समुद्री व्यापार के लिए, यहाँ पे ये काम होता था। मतलब कि मान लीजिए ये यहाँ पे, जैसे ये है, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये मान लीजिए भारत है, ऐसे समथिंग, ठीक, ये भारत है। तो लोथल यहाँ स्थित है। अब ये समुद्र के तट पर है, तो समुद्र के तट पर है इसलिए यहाँ से क्या होते थे, व्यापार हुआ करते थे, ठीक है, ऐसे यहाँ से व्यापार हुआ करते थे। तो ये लोथल आपका व्यापारिक केंद्र माना जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे बंदरगाह के रूप में देख लीजिए, तो इसे बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित बंदरगाह था जो जलमार्ग से व्यापार का उपयोग किया जाता था। मतलब समुद्र के रास्ते से वहाँ से वस्तु को ले जाना, वस्तु को लेकर आना, ये जो है प्रक्रिया यहाँ से की जा रही थी, ठीक है। आगे इसमें ले सकते हैं वस्त्र और शिल्प। वस्त्र और शिल्प का मतलब ये है कि भैया मोती, आभूषण, मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है, मृद मतलब मिट्टी, मृद मतलब होता है मिट्टी, और भांड मतलब बर्तन। मिट्टी के बने बर्तन को मृदभांड कहा जाता है। शिल्प कला, शिल्प कला मतलब ये कि जो कढ़ाई बुनाई होती थी अपने हाथ से लोग करते थे, वो शिल्प कला हो गया। इसका निर्माण प्रमाण जो है मिले हैं कहाँ से, लोथल से, इसीलिए इसे व्यापार के रूप में एक महत्वपूर्ण संकेत दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब यह है कि लोथल से मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, ये अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था, जिसका आर्थिक महत्व बढ़ गया। बहुत सारी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, इस प्रकार से कई सारी सभ्यताएं थी। तो उसमें लोग एक दूसरे से व्यापार करते थे। व्यापार का सबसे बड़ा जो मार्ग था वो आपका लोथल था। इसी लोथल से व्यापार हुआ करता था, इसलिए इसका आज बड़ा नाम है, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सुव्यवस्थित व्यापार प्रणाली। सुव्यवस्थित का मतलब भैया अच्छे तरीके से व्यापार किया जाता था, एक प्रबंधन मैनेजमेंट बनाया जाता था और उसी के आधार पर व्यापार किया जाता था। इसकी योजना निर्माण से व्यापारिक गतिविधियों के प्रबंधन और उन्नति के प्रमाण मिलते हैं। कहने का मतलब यही है कि व्यापारिक जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था लोथल से, इसीलिए लोथल का आज बड़ा नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शिल्प और व्यापार का वर्णन कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख शिल्प हैं, व्यापार हैं, उसको वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प और व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके शिल्प में तांबे, कांसे के बने उपकरण, मन के यानी मटका, बर्तन, कपड़ा और गहने शामिल हुआ करते थे। लोथल जैसे स्थान व्यापारिक केंद्र हुआ करते
करते थे वे समुद्री और स्थल यानी थल मार्ग से व्यापार करते थे। इनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और फारस के जैसे क्षेत्रों से हुआ करता था। तो यहाँ पे व्यापार कहाँ होता था, क्या करते थे, यही आपको इसमें लिखना है। ये कहानी की तरह समझ लीजिए, आपको वही लिखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प और व्यापार कैसे क्या होता था। तो पहला पॉइंट है शिल्प कला। शिल्प कला में बात करें तो यहाँ पे धातु शिल्प के जैसे कांसा हो गया, तांबा हो गया, सोने चांदी से बने आभूषण हो गए, औजार हो गए, मूर्तियां बनाई जाती थी। नर्तकी की मूर्ति, कांस की शिल्प कला अद्भुत उदाहरण इसके माने जाते हैं। ठीक है, कुछ ये एग्जाम्पल मिले हैं, नर्तकी की मूर्ति मिला है, साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग मूर्ति का भी जो है व्यापार करते थे, मूर्ति वगैरह बनाते थे। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मन का निर्माण। मन का निर्माण का मतलब ये कि मटका बनाते थे, जैसे कुल्हड़ होता है उसी टाइप का। पत्थर, शीशा और आग्नेयशम या फिर अर्ध कीमती पत्थरों से सुंदर मन के बनाए जाते थे। यहाँ पे जो मटके वगैरह थे इस प्रकार से बनाए जाते थे। और मनका बनाने का निर्माण जो है वो लोथल और चानु होदड़ो थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि मटका का निर्माण यानी मनके का निर्माण कहाँ होता था, लोथल और चानु होदड़ो में होता था। आगे यहाँ पे लिखेंगे कि मिट्टी की जो बर्तन है वो मिट्टी की बर्तन जैसे रंगीन मृद भांड, ज्यामितीय डिजाइन, चित्रित बर्तन सभ्यता उनके कला को दर्शाते हैं। यानी जो मटका वगैरह बनाते थे उस मटके में जो है वो लोग जो है मटके में जो है अपना एक डिजाइन बनाते थे। ठीक है, मटके में डिजाइन बनाते थे और जो डिजाइन बनाते थे उस डिजाइन से पता चलता था कि वो लोग चित्रकारी का भी रुचि रखते थे, चित्रकारी भी करते थे मटके वगैरह में। ठीक है, इस प्रकार से। आइए आगे बात करते हैं बंदरगाह। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख डाकयार्ड था, यानी एक तरह से बंदरगाह था जो समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। क्या क्या गुरु नानक देव जी ने शिक्षा दी थी, आइए उनके बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले गुरु नानक देव जी कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे और उनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और समाज को एकता, समानता, नैतिकता का मार्ग दिखाया था। उनकी शिक्षाओं को सरल और प्रभावी तर्क से समझाया जा सकता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी शिक्षा उन्होंने दिया था। तो गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं थी ईश्वर की उपासना करना। ईश्वर की उपासना करने का मतलब ये है कि ईश्वर को मानिए, आप ईश्वर को जानिए, ईश्वर को समझिए और ईश्वर की आराधना करिए। आगे इसमें इन्होंने बताया था समानता। इन्होंने कहा था कि चाहे आप कोई भी हो, चाहे जिस धर्म में रहते हो, चाहे जिस जाति को मानते हो, आप समान हैं और सभी इंसान समान के रूप में हैं और समानता का यहाँ पे इन्होंने संकेत दिया है। आगे है सेवा और परोपकार। सेवा और परोपकार का मतलब यही है कि आप जो है समाज की भलाई करिए, समाज की सेवा करिए, समाज के हित के लिए काम करिए। जैसे गुरु नानक देव जी ने समाज के लिए काम किया था, उसी प्रकार से इंसान का कर्तव्य बनता है कि वो सामाजिक हो और समाज की सेवा करे। समाज में ही रहता है, समाज से ही दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज का ही सेवा और उसका उपकार करना चाहिए। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि सत्य और ईमानदारी। आज की डेट में सत्यता तो कहीं चीज रही नहीं गई है। सारे लोग हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, कहीं न कहीं हर दिन 10 झूठ तो जरूर बोलते हैं। अगर मान लो कहीं गाड़ी से आ रहे हैं तो बताते हैं पहुंचते हैं कहीं और बताते हैं कहीं, क्योंकि वहां पे जो संकेत देते हैं वो यही कहते हैं कि भैया हम पहुंचने वाले हैं और पहुंचने में लग जाते हैं 2-3 घंटे। इस प्रकार से ईमानदारी और सत्यता खत्म हो चुकी है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने शिक्षा दी है कि हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए और हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। आगे है लालच और बुराई से बचना चाहिए। आज की डेट में लालच ऐसी चीज है कि इंसान किसी हद तक भी गुजर जाता है और जो बुराइयां हैं समाज में वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें गलत काम नहीं करने चाहिए, हमें बुराइयों से दूर भागना चाहिए, हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। तो ये शिक्षाएं थी जो गुरु नानक देव जी ने कहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं, उसको ध्यान रखेंगे। एक शिक्षा यहाँ पे नीचे है नाम जपना और ध्यान करना। नाम जपने का मतलब यह है कि अपने ईश्वर, अपने प्रकृति
से अपने भगवान, अपने जिसको आप मानते हैं उसकी जो है आराधना करिए, उसका नाम जपिए, जिससे आपको शांति मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आपके सामने आ चुका है। असहयोग आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए गांधी जी ने कहा था कि जो अंग्रेज हैं उस अंग्रेजों का सहयोग कौन कर रहे हैं? भारत के लोग कर रहे हैं। अंग्रेजों का सहयोग भारत के लोग कर रहे हैं, इसीलिए अंग्रेज इतना दिन तक, इतने साल तक शासन किए भारत में। अगर भारत के लोग अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का मदद ना करते, अंग्रेजों का सहयोग ना करते, तो शायद अंग्रेज पल भर में धराशायी हो गए होते। लेकिन भारतीयों के सहयोग करने से अंग्रेजों ने इतना दिन तक शासन किया। इसीलिए उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि भैया अब हम सहयोग नहीं करेंगे। जब सहयोग नहीं करेंगे तो वहीं शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की। ठीक है, आइए जानते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन। 1920 में इसकी स्वीकृति मिली थी। इसकी स्वीकृति का मतलब कि एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस में कि हम लोग जो है असहयोग करेंगे, तो स्वीकृति मिल गई थी कि अब हम लोग असहयोग आंदोलन शुरुआत करेंगे। फाइनली जो है असहयोग आंदोलन की जो फाइनली शुरुआत हुई थी 1921 में हुई थी, खिलाफत आंदोलन के साथ में। ठीक है, आगे है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक तरीके से विरोध करना। अहिंसक तरीके से विरोध करने का मतलब ये है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और हम ये विरोध करेंगे कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे और भारत को स्वतंत्र बनाना, ये सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन का उद्देश्य माना जाता है। आइए जानते हैं कि क्यों शुरुआत की गया था असहयोग आंदोलन की, उसके पीछे कारण क्या था, कैसे आया गांधी जी के दिमाग में कि हमें असहयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं, कुछ कहानी है, कुछ कारण है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि गांधी जी ने असहयोग क्यों शुरू किया था। देश की कहानी है, देश के बारे में जानना जरूरी है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट आया था, एक्ट मतलब होता है कानून, ठीक है, नियम, ठीक है, कानून या नियम। तो उस टाइम पे अंग्रेज थे तो अंग्रेज नियम बनाते थे, अंग्रेज कानून बनाते थे और उन्हीं के कानून के अनुसार भारतीयों को जो है काम करना पड़ता था। तो ये बड़ी खतरनाक प्रथा थी उनकी, जो कानून बनाते थे उसको फॉलो करना पड़ता था। अब यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। जो रॉलेट एक्ट है, इनका एक जो रॉलेट है ये व्यक्ति का नाम है, एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था, पूरा नाम था उसका सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट उसका पूरा नाम था। अब इस ये जो है एक नियम लेकर आया कि कोई भी भारतीय हो उसको बिना किसी सुनवाई के तुरंत जो है गिरफ्तार करके उसे जेल में बंद कर दो। ये बड़ी खतरनाक सुनवाई थी इसकी। और फिर इस बात जो है इसने कहा, रॉलेट ने कहा कि अगर कोई भी सुनवाई करता है तो उसको कोई सुनवाई ना किया जाए, ना कोई वकील कर सकता है, ना तो कोई उसमें कुछ और सुनवाई होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि ये तो एक काला कानून है। क्या है? एक काला कानून है। अब इसे थोड़ा सा काला से लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये काला कानून है। क्या है भैया? काला कानून है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये तो नो अपील, नो दलील और नो वकील। ठीक है, नो वकील। इन्होंने ये 3 सेंटेंस दिया, नो अपील, नो दलील, नो वकील। इसका मतलब होता है, नो अपील का मतलब ये कि अगर आप आवाज़ उठाना चाहें तो आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी गिरफ्तार कर लेता है अंग्रेज, ठीक है, कोई भी गिरफ्तार कर लिया तो आप उसके लिए कोई अपील नहीं कर सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया, हमें छुड़वाओ, हमें गिरफ्तार कर लिया है, हमें छुड़वा लो। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। नो दलील, कोई दस्तावेज नहीं पेश कर सकते हैं कोर्ट में जाकर। ठीक है, कोई वकील नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या था? एक काला कानून था, इसीलिए काला कानून कहा गया। अब आप सोचिए, अंग्रेज ऐसा अत्याचार करेंगे तो कोई भारतीय सुनेगा? कोई भारतीय बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए गांधी जी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बड़ी खतरनाक भैया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल का दिन था। 13 अप्रैल का दिन था जब ये नरसंहार हुआ था। 13 अप्रैल के दिन जनरल डायर के द्वारा जो निर्दोष लोग थे उनकी हत्या करवा दी गई थी जनरल डायर के द्वारा। और भयानक रूप से ये
हत्याकांड है और ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पड़ता है पंजाब में और ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इसको दिलचस्प बोलते हैं कहानी को। तो आप यह कहानी सुनिए, समझिए और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। और ये जो जलियांवाला बाग है हत्याकांड है, इतिहास में दर्ज हो गया और जनरल डायर के शासन काल में हुआ था। तो ये भी एक तरह से उसमें हजारों लोग मारे गए थे। आप सोचिए कि भारत के लोगों को अंग्रेज मार रहे हैं और भारत के लोग बर्दाश्त करेंगे, तो ये तो नामुमकिन है। इसीलिए शुरू किया गया असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी एक तरह से माना जाता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो तुर्की के खलीफा के प्रति भारतीय मुसलमानों की भावना भी समर्थन हुई। मतलब कि तुर्की देश है, यहाँ पे मुसलमानों की धर्मगुरु हैं, उन्हें खलीफा कहा जाता है। ठीक है, उन खलीफा को पद को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने, पद को हटा दिया और फिर अपना शासन करने लगे। जब वो अपना शासन करने लगे तो तुर्की के मुसलमान भड़क गए कि भाई ये तो गलत हो रहा है, हमारे धर्मगुरु को हमारे पद से हटा दिया, आंदोलन करो। तो तुर्की में आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, जब तुर्की में आंदोलन शुरू हो गया तो भारत के मुसलमान भी उनका सहयोग करने के लिए इन्होंने भी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, खलीफा के लिए खिलाफत आंदोलन। तो इसीलिए खिलाफत आंदोलन भी एक तरह से मुद्दा माना जाता है। ठीक है, आगे है ब्रिटिश शासन की नीतियां। ब्रिटिश शासन की नीतियां बड़ी ही खतरनाक नीति थी, बड़ा अन्याय करते थे, बड़ा ही शोषण करते थे। तो इसीलिए भारत के लोगों ने सोचा अब हमें शुरू करना चाहिए आज सहयोग, क्योंकि भारत के लोग ही अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा वो अत्याचार कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य में आप यहाँ पे दे सकते हैं ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग खत्म करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था उनका। ठीक है, स्वदेशी वस्तु को उपयोग करना, यानी जितने भी भारत की वस्तु होते थे उनका उपयोग किया जाए, विदेशी को त्याग कर दिया जाए, विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया जाए। बहिष्कार का मतलब त्याग कर देना होता है। स्वराज शासन स्थापना किया जाए, यानी अपना शासन हो, अपना नियम हो, अपना कानून हो। आप ही के घर में अगर पड़ोसी नियम लगाए कि भाई तुमको 7 बजे बाद बाहर नहीं जाना है शाम को, तो आपको कैसा लगेगा। आप सोचिए कि आपका पड़ोसी आपको कहे कि 7 बजे के बाद बाहर मत जाना, नहीं तो पटक के मारेंगे। तो ये भैया ये क्या है, ये अत्याचार तो है। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर कोई विदेशी आके आपके ऊपर राज करे और कहे कि हम जैसा कहें वैसा करो, तो ज़्यादा अत्याचार हो जाएगा, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो फिर लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे या फिर कुछ और करेंगे। ठीक है, अन्य प्रमुख गतिविधियों में आप लिख सकते हैं इसमें कि सरकारी संस्थानों, नौकरियों और शिक्षण संस्थानों को बहिष्कार कर दिया गया था। जितने लोग थे सब ने त्याग कर दिया गया था। और फिर विदेशी कपड़े जो थे उसको बहिष्कार कर दिया गया, वस्तुओं को भी त्याग कर दिया गया। और यहाँ पे आगे जो है लिख सकते हैं कि स्वदेशी जो आंदोलन थे उसको बढ़ावा दिया गया। भारत का ही सामान भारत के लोग नहीं खरीदते थे, लेकिन इस आंदोलन के बाद भारत के सामान को भारत को उपयोग करना पड़ा। ठीक है, और फिर करों का भुगतान न करना, जो कर लगाते थे, जैसे कि बहुत सारे कर लगाए जाते थे अंग्रेजों की तरफ से, वो कर जो है वो नहीं देते थे। यानी अब जब कर वगैरह नहीं देंगे तो इस प्रकार से वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो सहयोग नहीं करेंगे, इसको कहेंगे असहयोग की भावना। ठीक है, अब इसके बाद 2 पॉइंट यहाँ पे और लिख सकते हैं आपकी, असफलता और समाप्ति। असफलता और समाप्ति का मतलब ये है कि 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। और जब चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, ये हुआ था गोरखपुर में। जब गोरखपुर में ये हो गया था तो गांधी जी ने ये असहयोग जो आंदोलन है इसको वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी ने शुरू किया था अहिंसा। ठीक है, और वहाँ पे हो गया हिंसा, तो इसीलिए जो है इसको गांधी जी ने जो है वापस ले लिया था 1922 में, गोरखपुर हत्या जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था उसके बाद। और फाइनली इसके बाद जो है यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी में। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन प्रकृति पूजा पर आधारित था। यानी वहाँ पे क्या करते थे, धार्मिक जीवन में प्रकृति की पूजा करते थे। कोई पेड़ हो, कोई पशु हो, कोई नदी हो, पहाड़ हो, इनका सब पूजा करते थे। वो वृक्ष, पशु, नदी और पहाड़ की क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, पूजा करते थे भैया। आगे है पीपल का वृक्ष, पशु की बैल और यूनिकॉर्न पवित्र माने जाते थे। मतलब कि भैया पूरी तरह से पवित्र माने जाते थे पीपल वगैरह। मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिले हैं। मातृ देवी की मतलब की मूर्ति होती थी, उस मूर्ति के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं जिसकी पूजा करते थे। अग्नि जल का भी पवित्र माना जाता था उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में। आज भी लोग मानते हैं अग्नि और जल को
पवित्र मानते हैं। किसी मंदिर के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों को ग्रेट बाथ जैसे जो है इसका प्रयोग होता था। कोई मंदिर तो नहीं मिला है, मंदिर की पूजा नहीं करते थे वो लोग, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं जिससे पता चलता है कि वो लोग प्रकृति में विश्वास करते थे और पूजा पाठ जरूर करते थे। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे हड़प्पा की विशेषताएं, और पहली विशेषता है धार्मिक विशेषता। धार्मिक विशेषता में जो पहले ऊपर मैंने बताया है वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोग प्रकृति, पशु और देवी देवताओं की पूजा करते थे। शिव मात्र देवी की प्राचीन रूपों को आराधना के प्रमाण मिले हैं वहाँ पे, और योग, पीपल, वृक्ष, अग्नि की पूजा भी वो सब करते थे। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और फिर आता है आपका राजनीतिक विशेषताएं। राजनीतिक विशेषताएं में इसमें लिख सकते हैं कोई स्पष्ट राजा या महल के प्रमाण नहीं मिले हैं। वहाँ पे कोई राजा नहीं होता था, सब प्रजा ही होता था। लेकिन वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, बड़ी कमाल के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे नगर नियोजन यानी सभ्यता जो बसी हुई थी वो नगर पर आधारित थी। ठीक है, व्यापार हुआ करता था उस टाइम पे। नगरों के निर्माण, प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब दर्शाते हैं कि वो सब शहरी व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। अगला पॉइंट इसमें ले सकते हैं सामाजिक विशेषता। सामाजिक विशेषता का मतलब ये है कि समाज समानता पर आधारित था। वहाँ पे कोई वर्ग भेद का प्रमाण नहीं मिलता है कि वो अलग है, वो इस धर्म का है, वो इस जाति का है, वो इस वर्ग का है, ऐसा कुछ मिलता नहीं था। वहाँ सभी लोग समानता पर थे, यानी समान थे और समानता को दर्शाते थे। आगे है लोग साफ सफाई, स्वच्छता और सामूहिक जीवन में रहते थे। उसका महत्व दर्शाता है कि समाज में कितने अच्छे और सभी लोग रहते थे। ठीक है, आगे स्त्री पुरुष में समानता होती थी। मात्र सत्तात्मक समाज का संकेत मिलता है। मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है कि माता की सत्ता होती थी और माता का ही वहाँ पे जो मेन रोल है वो माता की ही चलता है। आज की डेट में पितृ सत्तात्मक चलता है। ठीक है, आज की डेट में चलता है पितृ सत्तात्मक, यानी पिता मालिक होता है, लेकिन वैसे माता भी मुखिया बन रही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक विशेषता। आर्थिक विशेषता में ले सकते हैं कि वहाँ की कृषि यानी गेहूं, जौ, पशुपालन ये मुख्य जीविका होती थी। वस्त्र, आभूषण, मृद भांड यानी मिट्टी की बने बर्तन, शिल्प कला यानी हाथ से कढ़ाई बुनाई का निर्माण, ये इसका व्यापार मिलता था। तो ये आर्थिक विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि घरेलू और विदेशी व्यापार, मेसोपोटामिया, ईरान उन्नत था। और संक्षेप में कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता एक संगठित और उन्नत और विविधता पूर्वक जो है समाज वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके पेपर में जरूर आएगा, और लिख दीजिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। क्यों पतन हो गया? पतन का मतलब क्यों बर्बाद हो गया, क्यों खत्म हो गया सिंधु घाटी सभ्यता? आइए जानते हैं क्यों खत्म हो गया, क्यों बर्बाद हो गया। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की पतन के कारण, और इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा आई होगी, लोग ऐसा मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा आई होगी जिससे वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। जैसे बाढ़ आया होगा, भूकंप आया होगा, तो इन कारणों से जो है वो बर्बाद होगा। क्योंकि नदी के तट पर बसा था, तो नदी में अगर बाढ़ आया होगा तो उस प्रकार से पूरा बर्बाद हो गया होगा। ठीक है, पहला कारण माना जाता है। दूसरा, नदियों की मार्ग का बदलना। नदियों के मार्ग के बदलने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, कोई नदी ऐसे बह रही है, और मान लीजिए नदी यहाँ बह रही है और बसाव जो है यहाँ पे बस्ती कोई बसी हुई है। अब यहाँ पे कोई नदी बह रही है इस प्रकार से, और जो बस्ती है वो बस्ती यहाँ बसी हुई है। अब नदी है, बस्ती यहाँ पे है, तो कोई दिक्कतें नहीं होगा। लेकिन अगर नदी अपना मार्ग बदल दे, ठीक है, नदी अपना मार्ग बदल दे और नदी यहाँ से इस प्रकार से बहना शुरू कर दे, तो शायद जो है नदी जो मार्ग बदलेगी उससे पूरी की पूरी बस्ती जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये भी कारण माना जाता है। ठीक है, आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। अगला है कृषि उपज में कमी। कृषि उपज में कमी, अब देखिए उत्पादन कम होगा क्योंकि वहाँ पे एक ही मात्र साधन था उत्पादन। ठीक है, यानी कृषि में जो उत्पादन होता था एकमात्र साधन था कमाई का जरिया कृषि। तो जो उत्पादन है उत्पादन कम हुआ होगा। जब उत्पादन कम हो जाएगा तो लोगों के पास क्या हो जाएगी, भूखमरी आ जाएगी। भूखमरी आ जाएगी तो उससे लोग परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और उससे ग्रसित होकर जो हो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये भी एक तरह से कारण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाहरी आक्रमण या सभ्यता आर्यों द्वारा किया गया। यहाँ पे कुछ लोग बाहरी लोग आक्रमण किए होंगे, कुछ लोग अटैक किए होंगे, और जिससे वहाँ पे लूटपाट हुआ होगा। ठीक है,
और फिर वो पूरी सभ्यता बर्बाद हो गई होगी, ये भी माना जाता है। व्यापार और आर्थिक प्रणाली का विफल होना, वहाँ पे जो व्यापार होता था, जो आर्थिक प्रणाली जो भी प्रक्रिया होती थी वो विफल हो गया होगा, यानी असफल हो गया होगा, उतना सफल नहीं हो पाया होगा, जिससे धीरे धीरे पतन के रास्ते पर चल पड़ा। ठीक है, आगे यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया है वो यहाँ मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे जैन धर्म की प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। जैन धर्म के सिद्धांतों को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म प्राचीन भारतीय धर्म है जिसकी स्थापना ऋषभ देव ने की थी। इसका जो है विकास 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया था, और जैन धर्म के सिद्धांत अहिंसा और सत्य, अहिंसा, सत्य और आत्मशुद्धि पर आधारित है। इसे समझने के लिए इसके प्रमुख सिद्धांतों को विस्तार से जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहला सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये है कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी का मन, वचन, कर्म से कोई हानि नहीं होनी चाहिए। जैन धर्म में अहिंसा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसके मूल कर्तव्य हिंसक कार्यों से बचाना, शाकाहार होना यानी शाकाहारी होना, और अब उसको अपनाना, और प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करना, ये हमारा कर्तव्य है। और ये इसमें बताया गया है कि हमें किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है सत्य, ट्रूथ। यहाँ बताया गया है कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, सच्चे वचन होना चाहिए हमारे। हमेशा हर पल हम झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन हमें सत्य वचन बोलने चाहिए। अपने जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। झूठ बोलना, धोखा देना, बेवफाई करना, किसी को गुमराह करना, पाप करना, ये सब जो है नहीं करना चाहिए। सत्य के साथ रहकर नैतिक जीवन जीना चाहिए। ये किसमें बताया गया है? जैन धर्म में। और किसने बताया है? महावीर स्वामी ने। आगे यहाँ पे देखिए, चोरी नहीं करना। आज की डेट में किसी को पाएंगे तो लूट लेंगे, लेकिन इसलिए यहाँ बताया गया है कि चोरी नहीं करना चाहिए। बिना अनुमति किसी की चीज को लेना या चोरी करना पाप है, पाप नहीं महापाप है। दूसरों के अधिकारों को सम्मान करना चाहिए। हर चीज ईमानदारी से प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और सिंपल भाषा मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप आसानी से फनी तरीके से समझ पाएं। अगला पॉइंट है वस्तु और संपत्ति के प्रति अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई है भैया। जो लोग संपत्ति और वस्तु को अधिक लगाव रखते हैं वो यहीं के यहीं रह जाएगा भैया। आप एक दिन चले जाएंगे दुनिया छोड़कर, और सामान, सारी चीज, संपत्ति यहीं रह जाएंगी। तो इसीलिए आप उसके पीछे ज्यादा मत भागिए। अपने आप को इतना काबिल बना दीजिए कि संपत्ति आपके पास चलकर आए और बताए आपसे क्या क्या चाहिए तुम्हें। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हैं कि भौतिक वस्तुओं और संपत्ति का प्रति मोह माया नहीं करना चाहिए। अधिक धन संपत्ति संग्रह करना लोग को बढ़ाता है और आत्मा को क्या करता है? अशुद्ध करता है। जरूरत से ज्यादा चीजें रखना और उसका साधारण जीवन जीना, ये आपका जो है खतरनाक हो सकता है। मतलब साधारण जीवन जीना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा चीजें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। बहुत सारे लोग छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो लेकिन आपको क्या करना चाहिए? इंद्रियों पर अपने संयम रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। जीवन में पवित्र बनाए रखना चाहिए, और आत्मा को शुद्धि के लिए यह आवश्यक होता है। सभी इच्छाओं और कामनाओं को नियंत्रण करना चाहिए। इच्छाएं हमारी बहुत हैं। हम चाहते हैं हमारे पास बंगला हो जाए, हम चाहते हैं हमारे पास गाड़ी हो जाए, हम बहुत कुछ चाहते हैं। यानी आपकी इच्छाएं अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं। इसलिए आपको अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करना चाहिए। अगर आप लोग नियंत्रण कर लेते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा उसका। ठीक है, आगे देखते हैं अनेकतावाद। ठीक है, अनेकांतवाद। ठीक है, अनेकांतवाद है यहाँ पे। अनेकांतवाद का मतलब होता है किसी भी बात या चीज को अलग अलग दृष्टि से देखना या समझना। यहाँ पे कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, उसको अलग अलग दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है और किसी एक लड़की के साथ में घूम रहा है या कहीं जा रहा है, तो लोग जान तो देखेंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग देखेंगे, सबसे पहले यही कहेंगे कि भैया ये जो है
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों भले से भाई बहन ही हो, दोनों रिलेशन में भाई बहन ही हो, लेकिन अगर कोई दूसरा देखेगा तो यही कहेगा देखो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कैसे कैसे बात करते जा रहे हैं। तो ये आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपका नजरिया है देखना और समझना, ये आपको यहाँ पे दर्शाता है, वही इन्होंने कहा है। ठीक है, साधारण शब्दों में इन्होंने कहा है ये सिद्धांत बताता है कि सत्य का ही होता है, लेकिन उसे देखने और समझने में कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैंने छोटा सा बात लिखा है कि मान लीजिए आपका दोस्त एक ही वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, आप हैं और आपका दोस्त एक वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन दोनों के विचार उस पर अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत है, बल्कि ये दर्शाता है कि किसी बात को किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जैसे उस लड़की लड़का को देखा गया। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे कर्म सिद्धांत। आपके कर्म होने चाहिए, लॉ ऑफ कर्मा, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अर्थ व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है, इसीलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। इसका महत्व अच्छे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं, जबकि बुरे कर्म आत्मा को बंधन से जो है आप बंधन में डाल देते हैं, यानी वो फंस जाता है। शुद्ध विचार, सही आचरण और इसके बाद दया का पालन करना अच्छा कर्म माना जाता है। कितनी अच्छी बात कही गई है, अगर आप समझ लेंगे ना तो अच्छी बातें सीख पाएंगे। ठीक है, आत्मा और मोक्ष लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसे लंबा लिखना पड़ेगा आपको, तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। आत्मा और मोक्ष, आत्मा और मोक्ष का मतलब ये है कि आत्मा का सिद्धांत कहता है आत्मा अमर है और शरीर नाश्वर है। आत्मा अमर है और शरीर नाश्वर है। मोक्ष का लाभ देखिए, आत्मा को सभी बंधन कर्मों से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करना ही मोक्ष का लक्ष्य होता है। और यहाँ पे कुछ मार्ग बताए गए हैं, इन्होंने मार्ग 3 बताए हैं, और ये 3 इनके जो त्रिरत्न हैं, इनको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न हैं, ये 3 मार्ग हैं। क्या हैं? सच्चे धर्म को समझना चाहिए, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। ये 3 बातें इनकी मुख्य हैं, जो 3 मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे त्रिरत्न वही जो मैंने आपको बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी सत्य को समझना, सत्य का ज्ञान प्राप्त करना और सत्य के अनुसार आचरण करना। सम्यक मतलब सत्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं ऐतिहासिक तिथियों के बारे में। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप समझ जाएंगे तो अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। और यहाँ पे पूरा पेपर मैंने हल कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त का जो राज्यारोहण हुआ था वो 321 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, 321 ईसा पूर्व हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। आगे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, और बौद्ध धर्म के संस्थापक भी गौतम बुद्ध हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फिर 712 ईस्वी में क्या हुआ था? 712 ईस्वी है, और ईस्वी तो जानते हो आप लोग कि ईसा पूर्व के बाद जिनका जो डेट है वो ईसा पूर्व में लिखा रहता है। नहीं, ईसा मसीह जन्म के पहले की घटना ईसा पूर्व कहलाती है, और ईसा मसीह जन्म के बाद की घटना ईस्वी कहलाती है। तो यहाँ पे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध पर आक्रमण किया था, ये जो है पहला मुस्लिम शासक था जो आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर आक्रमण किया था, आज ये पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ शुरुआत होती है 712 ईस्वी से। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 1992 में क्या हुआ, 1192 में क्या हुआ था। तो 1192 में देखिए तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। और जो है यहाँ पे 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध लड़ा गया, जिसमें गौरी की विजय हुई थी और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी। ठीक है, आगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाने वाला डेट है कि
1526 में क्या हुआ था, तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी और बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में ये जो है पानीपत में लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। आगे है 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है 1919 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें से कोई आप एक लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1947 में सभी जानते हैं देश अपना आज़ाद हो गया था। तो दोस्तों ये तो डेट हो गई। लास्ट में यहाँ पे एक डेट और है, 1950 में क्या हुआ था, तो भारत में संविधान लागू हुआ था। और जाते जाते एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो मानचित्र संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको कैसे भरेंगे, तो देखिए वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा, और ये कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है, यहाँ मानचित्र में देख लीजिए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एरिया राजस्थान का है, लेकिन आपको ऐसा मानचित्र नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मानचित्र सादा, कुछ इस प्रकार से ऐसे मिलेगा। अब आपको यहाँ पे भरना होगा, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान है, आप यहाँ भर देंगे और लिख देंगे यहाँ पे काली बंगा लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो फर्स्ट आप जरूर लिखेंगे, तभी जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। इस प्रकार से आपको मानचित्र भरना होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा कह रहा है वह स्थान जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र है, और पाटलिपुत्र प्रेजेंट टाइम में पटना जो है, यानी बिहार की राजधानी जो पटना है उसी को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे है वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है, तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है वो फतेहपुर सीकरी में है, जो कि आगरा में पड़ता है। और यहाँ पे नेक्स्ट है 1857 में विद्रोह हुआ था, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ, जो भी अभी मैंने आपको बताया था। फिर वह स्थान जहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया था, दांडी गुजरात में। आइए इनको मानचित्र में दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पे ये हैं। तो सबसे पहले अगर पटना की बात करें तो ये देखिए ये बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है। जो है सादे वाले मानचित्र में आप पटना भरेंगे, तो यहाँ पे लगभग आप भर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पटना। ठीक है, यहाँ पे पटना लिख देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा जो है वो है फतेहपुर सीकरी आगरा। फतेहपुर सीकरी आगरा पूछा है, तो यहाँ पे सादे मानचित्र में देखना है आपको फतेहपुर सीकरी आगरा। देखिए जो टर्निंग पॉइंट है ध्यान रखेंगे, ये जो ध्यान रखेंगे इसी के जस्ट सामने यहाँ पे लगभग यहाँ पे दिल्ली पड़ेगा। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे जो है फतेहपुर सीकरी आगरा पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आगरा। ठीक है, आगरा, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। ठीक है, और यहीं पे देखिए जस्ट सामने यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट नीचे यहाँ पे मेरठ पड़ेगा, जिससे इसके नीचे आगरा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसे मेरठ कहते हैं, जहाँ पे 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आपका देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई, ये है दांडी गुजरात में पड़ता है। और ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये गुजरात है, और जो दांडी है उस सादे मानचित्र पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो दांडी है वो समुद्र के तट पर है, लगभग यहाँ पड़ेगा, और यहाँ लिखेंगे दांडी और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे यहाँ 5, ही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है अच्छे तरीके से, मैंने आपको समझाने का पूरा कोशिश भी किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।